के 12:30 बज गए थे। करण और विक्रम फिल्म देखकर अपनी बाइक से घर के लिए निकले। उनका घर शहर से काफी दूर था। शहर से निकलते ही कुछ दूरी पर नदी के ऊपर बने पुल से गुजरते हुए उन्हें सुनसान सड़क से गुजरना था। उसके बाद 20 किलोमीटर का सफर, जिसमें 2 या 3 गांव से होकर जाते हुए दोबारा एक भूतिया नाले को पार करने के बाद 2 किलोमीटर पर उनका गांव था। पर ये जितना कहने को आसान है, उससे भी ज्यादा डरावना है। दोनों का सफर आराम से कट रहा था। फिल्म में देखी हुई बातें, हीरो हीरोइन की लव स्टोरी, मार धाड़ और फिर हैप्पी एंडिंग के बारे में दोनों बातें करने में मशगूल थे। उनका गांव अभी काफी दूर था। बाइक की पिछली सीट पर बैठे विक्रम ने कहा, भाई उस भूतिया नाले से गाड़ी जरा तेज चलाना। क्यों, क्या हुआ? अरे अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अब गाड़ी भगाने को तो बोल रहा है, इसके लिए तुझे तो बताना पड़ेगा ना। मतलब तुम्हारे घर वालों ने या तुम्हारे दादा दादी ने कुछ भी नहीं बताया? क्या नहीं बताया? ज्यादा नाटक मत कर। आसपास के 10 गांवों के लोगों को पता है और तू अनजान बनने का नाटक कर रहा है। वैसे इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे यार, अभी घर चलते हैं, ठीक है? अरे कल किसने देखा है? और वैसे भी एक भले आदमी ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। इसलिए तू अभी मुझे बताना क्या बात है। करण की ये बातें सुनकर विक्रम के चेहरे पर से हवाइयां उड़ गई थी। पिछली सीट हाथ बांधकर थोड़ा सिकुड़ कर बैठते हुए विक्रम ने कहा, भाई तू जो सुनना चाहता है मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उस जगह से जल्दी से निकलते हैं। करण ने विक्रम के चेहरे पर फैले डर को देखकर कहा, अबे साले, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता? अबे मेरी माँ ने बताया था, भूतिया नाले के पास खड़े उस बरगद की पानी में उतरी टहनियों के बीच वो चुड़ैल रहती है। बस मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था। और एक बात, ये सारी बातें बकवास है यार, क्योंकि मैं आज तक इतनी दफा यहाँ से गुजरा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई चुड़ैल नहीं दिखी। अरे भाई नहीं दिखती तो अच्छा ही है ना, बस आज भी ना दिखे ये कामना करते हुए वहाँ से तेजी से निकलते हैं, क्योंकि आज अमावस है और आज वो शिकार करने बाहर निकलती है। अमावस की रात होते ही अपने असल रूप में आते हैं और वो चेटकी उसका खून पीकर उसको खत्म कर देती है। दोनों बात करते करते भूतिया नाले से कुछ ही दूरी पर पहुंच गए थे। नाले के नजदीक खड़ा बरगद का पेड़ दूर से भी काफी विशाल दिखाई दे रहा था। उस बरगद के पेड़ की तरफ देखते हुए करण ने कहा, अच्छा उसका असली रूप तूने देखा है? मतलब तूने खुद कभी अनुभव किया है क्या? मतलब पिछली अमावस को मैं अपने खेत की तरफ जा रहा था। दोपहर की कड़ी धूप पड़ी हुई थी। मैं अपने ही धुन में चल रहा था। चलते चलते मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और तभी मुझे किसी ने आवाज लगाई। आवाज सुनकर मैं रुक गया, क्योंकि आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। मैं ध्यान से सुना, लग रहा था जैसे कोई करा रहा है और कराते हुए मुझे आवाज दे रहा है। मैंने चौंक कर उस ऊंचे और घने बरगद की पेड़ की तरफ देखा। नाले के किनारे खड़े उस बरगद की टहनियों से निकली कुछ जड़ें जमीन तक पहुंच रही थी, तो कुछ नाले के पानी को छू रही थी। हवा के हल्के झोंके से वो धीरे धीरे हिलती नजर आ रही थी, मानो उन जड़ों के बीच कोई मौजूद है जो मुझे घूर घूर कर देख रहा है। डर के कारण मेरा गला सूख गया था और दोबारा वही आवाज मैंने सुनी। इस बार मेरा नाम लेकर कह रहा था, विक्रम, विक्रम यहाँ से चला जा वरना मारा जाएगा, चला जा। वो आवाज मैंने पहचान ली। किसकी आवाज थी? रघुनाथ की, जो शहर में पढ़ाई के लिए गया था। ये रघुनाथ कौन है? हमारे गांव के आगे एक छोटी बस्ती में रहता था। हम स्कूल में एक ही कक्षा में थे। आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर गया। पिछले साल दिवाली की छुट्टियां बिताने के लिए वो गांव के लिए निकला। वो गांव आने वाली आखिरी एसटी थी, जो रात 10 बजे पहुंचती थी। गांव से कुछ ही दूर गाड़ी का टायर पंचर होने की वजह से रघुनाथ को गांव से थोड़ी दूर उतरना पड़ा। चलते चलते वो भूतिया नाले के पास पहुंचा। तभी बरगद के पेड़ के पास उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी।
जो रघुनाथ को मदद के लिए पुकार रही थी। शायद वो औरत भी उसी की तरह एसटी से उतरी होगी, ये सोचकर वो उस औरत की मदद करने लगा। पर जैसे ही रघुनाथ उसके पास जाता, वो औरत उस जगह से दूर नजर आती। वो दोबारा उसी जगह गया, पर वो औरत फिर दूर नजर आई। ऐसा करते वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और वो औरत एकदम से गायब हो गई। रात का समय होने की वजह से वहाँ काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। रघुनाथ ने चारों ओर नजरें घुमाकर उस औरत को ढूंढा कि तभी एक चीख की तरह औरत की हंसी उस सन्नाटे को चीरती हुई उसके कानों पर पड़ी। कुछ दिन गांव में अच्छे से रहा और फिर शहर चला गया। पर एक दिन अचानक वो हॉस्टल से गायब हो गया। लोगों ने खूब ढूंढा, पर महीनों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं। मुझे यकीन है उस चेटकिन ने ही रघुनाथ को मार डाला होगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? उस कड़ी धूप में भी मेरा बदन सिहर उठा। मैं जोर से वहां से भागकर सीधे घर पहुंचा। मेरी हालत देख माँ और बाबा दोनों घबरा गए। मैंने सारी हकीकत उनको बताई। बाबा ने मेरे माथे पर भभूत लगाई और माँ ने उस जगह से ना जाने की हिदायत दी। ना जाने की हिदायत दी? वो क्यों? माँ ने कहा वहाँ बरगद के पेड़ पर एक चेटकिन यानी कि चुड़ैल रहती है। वो अपना शिकार चुनती है और उस पर हावी होती है। 1 महीने के भीतर ही जिस दिन शिकार करना होता है, उस दिन वो शिकार कैसे भी करके उस चेटकिन के इलाके में दाखिल होता है और वो चेटकिन उसका खून पीकर उसको खत्म कर देती है। क्या यार, इतना अच्छा मौका मिला था उस चुड़ैल को देखने का। वैसे यार, ये चुड़ैल खूबसूरत होती है क्या? अगर होती है तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा ऐसे ही चुड़ैल से। करण के मुंह से निकलते हुए शब्द के साथ ही उसकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई और गाड़ी की स्पीड कम होते होते उस नाले पर जाकर रुकी जहां से विक्रम जल्द से जल्द निकलना चाहता था। गाड़ी नाले के ऊपर बने लकड़ी के पुल पर खड़ी थी। पुल के नीचे से बहने वाली पानी की धीमी आवाज रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। उस कच्ची सड़क के दोनों तरफ छोटी मोटी झाड़ियों के बीच कुछ जुगनू हवा में मंडराते नजर आ रहे थे। पिछली सीट पर बैठे विक्रम ने करण से कहा, भाई जल्दी से गाड़ी शुरू कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम की डरी सहमी आवाज सुनकर करण ने कहा, अरे शुरू तो कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। पेट्रोल भी है, अचानक इसे क्या हो गया है? लगता है ये भी चुड़ैल से मिलना चाहती है। इतना कहकर करण ठहाके मार के हंसने लगा कि तभी विक्रम डरी सहमी आवाज में बोला, भाई तूने वो आवाज सुनी? किसकी आवाज? और दोनों चुपचाप उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। रात के उस गहरे सन्नाटे में से आवाज आ रही थी, एक अजीब सी आवाज, लकड़ी को नाखून से कुरेदने की आवाज। पर वो आवाज कहाँ से आ रही है ये दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। डर के कारण विक्रम का तो गला सूख गया था। तभी ना चाहते हुए भी विक्रम की नजर नाले के किनारे कुछ दूरी पर खड़े उस बरगद के पेड़ पर गई। वह बड़ा सा वृक्ष रात के अंधेरे में किसी राक्षस की तरह लग रहा था। उसने झट से अपनी नजरें उस पेड़ पर से हटाई और सामने सड़क की ओर देखा, पर सामने वाला नजारा देखकर सन्न रह गया। वो अकेला उस पुल के ऊपर खड़ा था। न करण वहां पर था, न उसकी वहां पर बाइक थी। डर के कारण उसकी आवाज उसके गले के अंदर ही अटक कर रह गई। उसे पता था कि अब वो उस चुड़ैल के चंगुल में फंस चुका है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसने मन में ठान लिया कि वो गांव जाने वाली उस सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए निकलेगा। तभी उसे किसी के घसीटने की आवाज आने लगी। डर के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हिम्मत जुटाई। अब बगैर पीछे मुड़े वो वहां से भागने वाला था। उसने आंखें खोली और सामने सुनसान पड़ी उस सड़क पर नजरें पड़ते ही उसकी धड़कन ही रुक गई। कोई पुल के दूसरे छोर पर खड़ा नजर आ रहा था। उसने ध्यान से देखा, वो एक औरत थी।
काली साड़ी पहने वो औरत बरगद के पेड़ को ही देख रही थी। लग रहा था उस पेड़ को देखकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे जो काफी लंबे दिख रहे थे। और अगले ही पल उस औरत ने विक्रम की ओर देखा। उसका चेहरा देखकर विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। बिल्ली की तरह लाल आंखें विक्रम के ऊपर ही टिकी हुई थी और उसके हाथ इंसान की तरह नहीं थे, बल्कि किसी जहरीले सांप की तरह लहरा रहे थे। रात के गहरे सन्नाटे में विक्रम को अपने दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम की डरी सहमी नजरें उस चुड़ैल पर ही टिकी थी कि तभी झट से उस चुड़ैल ने विक्रम पर हमला किया और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन धीरे धीरे विक्रम को होश आने लगा। आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर कानों पर पंछियों की चहल पहल सुनाई दे रही थी। साथ ही कुछ लोगों की भी आवाज आई जो आपस में बात कर रहे थे। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सब कुछ अजीब सा नजर आ रहा था। सर पर मंडराते पत्थर, सर के ऊपर से बहता नाले का पानी, ऊपर से नीचे लटकी झाड़ियां। ये सब इस तरह क्यों दिख रहा है? अपने आसपास देखा तो उस बरगद के पेड़ की जड़ों से वो घिरा हुआ था। तभी उसकी नजर उन लोगों पर गई। गांव के कुछ लोग उस लकड़ी के पुल पर खड़े नीचे पानी में कुछ देख रहे थे। उसकी भी नजर नीचे नाले के पानी में गई। पानी में उनकी बाइक पड़ी थी। ये देखकर विक्रम जोर जोर से लोगों को आवाज लगाने लगा। हे हरि काका, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, इन जड़ों के बीच फंसा हूँ। अरे अब्दुल्ला चाचा, मुझे बचा लो। पर वे सब पुलिस को जानकारी देने में व्यस्त थे। तभी उसके कानों पर वही जानी पहचानी आवाज पड़ी। अब कोई फायदा नहीं। वो आवाज रघुनाथ की थी। विक्रम ने चौंक कर आवाज की तरफ देखा, पर बरगद के पेड़ के नीचे आने वाली जड़ें ही दिखाई दे रही थी, लेकिन आवाज तो उन्हीं जड़ों के बीच से आ रही थी। तभी एक जड़ पर उसकी नजरें टिकी और वो सन्न रह गया, क्योंकि रघुनाथ जड़ों के बीच नहीं बल्कि खुद सूखी सी जड़ बनकर बरगद के पेड़ से उल्टा लटक कर झूल रहा था। उसकी नजर अपनी बाईं तरफ गई। पास ही में करण आंखें बंद करके लटका था और विक्रम ने खुद को देखा। उसका भी बदन पूरी तरह से सूख कर जड़ बनकर उल्टा लटका हुआ था। तभी पेड़ के बीच उसकी नजर गई। वही चुड़ैल पेड़ के बीचों बीच एक टहनी पर बैठी लकड़ी के पुल पर खड़ी उन लोगों की भीड़ की तरफ देख रही थी। शायद उसने अपना अगला शिकार चुन लिया।